नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम तस्वीरों के साथ। बड़ी खबर, तवांग घटना का एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में आप देखेंगे भारतीय चीनी सैनिक सामने से भिड़ते हुए, चीनी सैनिकों को खदेड़ते इस वीडियो में भारतीय सैनिक नजर आते हैं। लेकिन इस वीडियो को दिखाने के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भारत 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई है, ये वीडियो तवांग घटना का नया वीडियो बताते हुए क्लेम किया जा रहा है और इसमें भारतीय और चीनी सैनिक कैसे आपस में भिड़ रहे हैं ये देखिए। इसमें आप संख्या देखेंगे तो चीनी सैनिकों की आपको ज्यादा नजर आएगी। जो लगातार जानकारी सामने आई कि चीनी सैनिक बड़ी संख्या में पहुंचे थे और दोनों ही के बीच ये भिड़ंत होती नजर आई थी। तवांग घटना का एक और वीडियो सामने आया है और इसी में भारतीय और चीनी सैनिक भिड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि भारत 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये दोबारा नहीं हो गए। मगर जाओ, मगर थोड़ा जाओ, आगे तक पहन जो। तो तवांग घटना जिसने एक बार फिर से चीन को सबके सामने ला दिया है, चीन को एक्सपोज कर दिया है। वो चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति के चलते, जो अपने दोहरे रवैये के चलते पूरी दुनिया भर में जाना जाता है और कैसे एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बरकरार रखने की कोशिश चीन करता है, जिसकी एक घटना तवांग में देखने को मिली। तवांग में जहां पर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आपस में भिड़ते हुए नजर आए पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर, जिसे दोनों ही तरफ अपना अपना बताती है। लेकिन चीन की तरफ से यह घटना, क्योंकि चीन तवांग को अपना कहता है, हालांकि यहां पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों ही सैनिक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ये एक और वीडियो सामने आया है और भारत 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तवांग झड़प का एक और वीडियो जिसमें भारतीय और चीनी सैनिक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना का पूरा ब्यौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामने रखा। सदन के दोनों सदनों में इसे लेकर आधिकारिक बयान दिया गया और एक बार फिर से चीन को यह चेता दिया गया कि वो छेड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसे ऐसा ही जवाब मिलेगा। यह भी बताया गया कि कैसे भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जो जानकारी कल सामने आई थी, 9 तारीख की एक घटना, जिसके बाद जब ये झड़प हुई दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में, उसके बाद एक फ्लैग ऑफ मीटिंग भी हुई और स्टेटस को बरकरार रखा गया। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों ही सदनों में इसे लेकर आधिकारिक बयान भी दिया। तो तवांग में चीनी सैनिकों से भारतीय शूरवीरों की झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा संदेश सामने आया और इस संदेश की धमक दुनिया के कानों में गूंज रही है। श्री अरबिंदो की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि यह नया भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। भारत अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो अजय है, अजरा अमर है। ये शब्द देश के प्रधान के हैं, जिसमें भारत की बानगी दिखती है। प्रधानमंत्री का ये संदेश कड़ा है जो दुश्मन देशों को दिया गया। इन शब्दों में भारत की वो पहचान दिखती है जिसकी वजह से दुनिया में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित इस भूखंड को भारत कहा जाता है। मौका अरबिंदो की 150वीं जयंती का था। पीएम ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सम्मान में एक विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की महानता का जिक्र किया, भारत की पहचान दुनिया को बताई, इसके दम का एहसास दुश्मनों को कराया। भारत
वे अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो अजय है, अजरा अमर है, क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है, मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है। पीएम के बयान के कई मायने हैं। इस बयान में भारत की झलक दिखती है। दुश्मन ये बात जान ले कि भारत कभी पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई उस पर आंख उठाकर देखता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि ये नया भारत है। तवांग में चीन की हिमाकत के बाद भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारतीय शूरवीरों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस झड़प को लेकर संसद में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई, लेकिन हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग घाटी में 600 सैनिकों ने घुसपैठ की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें लाठी डंडों से खदेड़ दिया। चीन ने भारत में घुसने की गुस्ताखी की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भी उसे मिल गया। तवांग में चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की, जिस पर भारत के सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर अरुणाचल के तवांग में चीन की चालबाजी देखने को मिली, लेकिन चीन भूल गया है कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। सरहद को सुरक्षित रखने के लिए दुश्मन की आंख से आंख मिलाकर बात करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। ये नया भारत है जो अपनी एक एक इंच जमीन को सुरक्षित रखना जानता है। तवांग में चीन ने जो गुस्ताखी की है, उसका उसे तगड़ा जवाब मिला। तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। जवाब दी और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। चालबाज चीन ने चालाकी करते हुए तवांग के यांगसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल हो गए। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत का भरोसा तोड़ा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है और उनका सामना जांबाज भारतीय सैनिकों से हुआ है, और हर बार हमारे देश के जांबाजों ने चीनी सैनिकों को मजा चखाया। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है। अब हिंदुस्तान दुश्मन देशों को जवाब देने से नहीं चूकता। तो भारतीय सैनिकों के जज्बे और ताकत ने चीनी सैनिकों को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सैनिकों का जज्बा, जिस पर किसी को कोई शक नहीं, लेकिन इस मुद्दे ने दिल्ली में सियासी फिजा को गर्म कर दिया। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि रक्षा मंत्री ने बहुत छोटा स्पष्टीकरण दिया, तो किसी ने कहा कि मुझे तवांग लेकर चलो। भारतीय सेना ने एक बार फिर चीन को खदेड़ दिया। चीन की गुस्ताखी पर भारत ने करारा प्रहार किया। तवांग में ड्रैगन 300 सैनिकों के साथ हेकड़ी दिखाने आया था, लेकिन भारतीय सैनिकों की टुकड़ी के सामने दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गया। चीन के कई सैनिक इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। झड़प तवांग में हुई, लेकिन इसे लेकर सियासत दिल्ली में गर्मा गई। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की घेरेबंदी की।
सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। हम आज चर्चा करना चाहते थे, इसीलिए हमने सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने मिलकर नोटिस भी दिया था, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस सदन में चर्चा पर अड़ी रही। एक और अमित शाह ने कांग्रेस पर राजीव फाउंडेशन के लिए चीन से करोड़ों रुपए चंदा लेने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ने पीएम केयर फंड पर सवाल खड़े किए कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगा है। कांग्रेस के साथ विपक्ष के तमाम नेता राजनीति करने से कोई परहेज करते नहीं दिख रहे। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति न की जाए। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट रहने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला। तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए पूरे ऑल पार्टी लेके जाइए उस जगह पर जहां पर क्लैश हुआ, लेके जाइए हमको डेमसाक और डेमचौक में, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। गलवान में भारतीय शूरवीरों ने चीन के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। इधर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को लेकर बैठक की। तवांग झड़प के बाद पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया। सिलीगुड़ी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। तेजपुर में Su-30 फाइटर जेट, L-70 एयर डिफेंस गन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। चीन जान ले कि अगर उसने कभी भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। LAC पर तनाव बढ़ाने की चीन की कोशिश, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और खास तौर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे में ये झड़प की तस्वीरें सामने आई। आइए तवांग को लेकर कुछ जानकारी आपको दे देते हैं और मैप के जरिए जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आप ये समझा पाएंगे कि ये तवांग सेक्टर ये है। अब आप देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग और इस तरफ है भूटान, ये है वो पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया। ये बॉर्डर एरिया जहां पर लगातार दखल अंदाजी की कोशिश चीन की तरफ से की जाती रही है और चीन खास तौर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे में लेकर अपनी अदावत बार बार दिखाता रहा है। इससे पहले भी ये घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं। एक और मैप आपके सामने है किस तरीके से, जहां पर 20 और 21 जून के दरमियानी रात साल 2020, आपको याद होगा, गलवान में भारतीय सैनिकों चीन के सैनिकों के बीच में झड़प की स्थिति देखने को मिली थी और उस वक्त भी उल्टे पांव चीनी सैनिकों को, पीएलए के सैनिकों को भारतीय सेना ने पीछे धकेल दिया था। उसके बाद लगातार कई 16 दौर की लगभग वार्ता हुई थी और उसके ठीक 900 दिन बाद और वहां से यानी कि लद्दाख के गलवान से 3,406 किलोमीटर दूर आप आ जाइए यहां पर, यानी कि 9 दिसंबर को जो घटना तवांग में देखने को मिली, यहां वो तवांग एरिया, तवांग का यांगसे इसी जगह पर मौजूद है। इसी यांगसे पर एक बार फिर से वो स्टैंड ऑफ की सिचुएशन देखने को मिली। हालांकि जब दोनों के बीच में ये झड़प हुई, झड़प के बाद तुरंत एक फ्लैग ऑफ मीटिंग होती है और स्टेटस को मेंटेन किया जाता है, जिसके बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान भी दिया गया। अब आप एक और तस्वीर देखेंगे और खास तौर से जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, ये लगभग कुल लंबाई जो बॉर्डर एरिया है LAC का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जहां पर चीन तनाव बढ़ाता है, 4056 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दरअसल देखिए 1993 में चीन LAC को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ था। ये एक अकॉर्ड है 1993 का, लेकिन इसका वायलेशन बार बार किया जाता रहा। इस मैप के जरिए आप देखेंगे ये पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया है। ये जो आप मोटी एक लाल लाइन देख रहे हैं, ये कौन कौन से स्टेट से लगती है, एक उत्तराखंड, हिमाचल, ऊपर आ जाइए आप लद्दाख, लेकिन इसको पूरा का पूरा वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है और इधर उत्तराखंड से लगता हुआ ये है सेंट्रल सेक्टर। मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन लाइन का जिक्र हम बार बार इसीलिए करते हैं क्योंकि मैकमोहन लाइन को बार बार चीन की तरफ से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती रही है और यहां पर इस पूरे वेस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर में चीन की अदावत बार बार देखने को मिलती है। LAC पर लगातार वो इस तरीके के स्टैंड ऑफ की कोशिशें करता रहता है। जो चीनी सैनिक हैं वो घुसपैठ की कोशिश करते हुए नजर आते हैं और उधर वेस्टर्न सेक्टर के सेंट्रल सेक्टर के बाद अब इस तरफ आप आ जाइए, आपको अरुणाचल और भूटान नजर आएंगे, उस तरह सिक्किम। अब उसका जो बॉर्डर है, यानी कि जो सिक्किम भूटान से टच होता हुआ एरिया है, ये कहलाया जाता है ईस्टर्न सेक्टर।
सेक्टर। अब इधर आप आ जाइए, इसको अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई जो सीमा है ये भी ईस्टर्न सेक्टर का हिस्सा है, यानी कि चाहे वेस्टर्न सेक्टर हो, सेंट्रल सेक्टर हो, ईस्टर्न सेक्टर और तमाम इन राज्यों से टच होती है बाउंड्री, जिसे लेकर चीन बार बार दिक्कतें पैदा करता है और इसी को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इस मैप के बाद एक और तस्वीर बदलते हैं, क्योंकि बार बार चीन की तरफ से ऐसी ही कोशिशें की जाती रही हैं और इसीलिए आपको यह समझना होगा कि तवांग खास क्यों है। साल 2006 से ऐसी सिचुएशन तवांग में बार बार देखने को मिली है। तवांग से पूरे अरुणाचल पर नजर रखना आसान है, क्यों? क्योंकि वो है बहुत हाइट पर, 17,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी आसान होगी और इसीलिए चीन की तरफ से कोशिश होती है कि वहां पर अपनी चौकी को स्थापित करे और वहां से पूरे अरुणाचल पर नजर रखे। एलएसी क्रॉस करने का अहम पॉइंट तवांग माना जाता है, जिससे वो इन्फिल्ट्रेट कर पाएगा, घुसपैठ कर पाएगा। तवांग में बड़ा बौद्ध मठ है, बौद्ध धर्म का अहम स्थल है और यहां पर भी अपनी पैठ को चीन बनाना चाहता है, इसीलिए तवांग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, हम जिक्र करने वाले हैं लिन जिनयांग का। शी जिनपिंग ने जनरल के पद पर प्रमोशन कर दिया है लिन जिनयांग का, क्योंकि इनकी तरफ से देखिए बार बार क्यों ऐसी सिचुएशन आ रही है, क्योंकि चीन एक तरफ जहां पर शी जिनपिंग है, तीसरी बार उनका चुनाव होता है, शी जिनपिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन चीन में ही हो रहा है और जाहिर बात है उसे लेकर एक खींच शी जिनपिंग की नजर आती है। लिन का हम जिक्र कर रहे हैं, जनवरी में चीनी सरकार ने ईस्टर्न कमांडर का कमांडर बना दिया लिन को। जुलाई 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर लिन को काबिज करा दिया और लिन यहां पर रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण फैसले तनाव को लेकर एलएसी पे कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए उसको लीड करते हुए नजर आए। सितंबर 2021 में जनरल के पद पर लिन को प्रमोट कर दिया गया। साल 2020 में गलवान में आपको याद होगा झड़प हुई थी, उसके बाद कई बार कमांड्स भी बदले गए, ये एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला और एक बार फिर से अब तवांग में ये स्थिति देखने को मिली है। तवांग में फिर से स्टैंड ऑफ सिचुएशन सामने आई, हालांकि अभी स्टेटस को मेंटेन है। तो चालबाज चीन के खिलाफ पूरे देश में उबाल है। जम्मू कश्मीर में जहां डोगरा फ्रंट ने चीन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है, जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी की है और बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। चीन की नापाक हरकत के खिलाफ देश में गुस्सा है, ये उसी गुस्से की एक बानगी है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां डोगरा फ्रंट ने जमकर प्रदर्शन किया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ हल्ला बोला। मैं कहता हूं जैसे पाकिस्तान के साथ हमने 2-3 बार बालाकोट करा, वही चाइना के साथ करने की जरूरत है, तभी चाइना सुधरने वाला है, नहीं तो चाइना सुधरने वाला नहीं है। नाराज लोगों ने चीन को कड़ा सबक सिखाने की बात कही। लोगों का कहना है कि चालबाज चीन को बालाकोट जैसा हमला कर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लोगों के हाथों में चीन के झंडे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो थी और चीन के खिलाफ आक्रोश। 1962 के बाद भारत और चीन में कब कब विवाद हुए, आपको यह भी समझा देते हैं। कब कब ऐसी स्थिति देखने को मिली, जिसमें सबसे पहले 1967 का जिक्र करेंगे, जहां पर सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर विवाद हुआ। भारत ने इसका करारा जवाब दिया और भारत के 80 सैनिक शहीद हुए। चीन के 400 सैनिक इसमें मारे गए थे स्टैंड ऑफ में। साल 1975 अरुणाचल के तुलुंगला में जवानों पर अटैक होता है, 4 भारतीय जवान इसमें शहीद होते हैं। फिर उसके बाद 1987 जहां पर तवांग के उत्तर में समदोरांग में टकराव, हालांकि बातचीत हुई और बातचीत के बाद यह मामला शांत हुआ। साल 2017 डोकलाम विवाद, 75 दिन तक यह डोकलाम विवाद चला था, जब दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने रहीं और चीन के सड़क निर्माण के काम को उस दौरान रोका गया। साल 2020 गलवान घाटी का कांड कौन भूल सकता है। दोनों सेनाओं में झड़प हुई, 20 जवान हमारे शहीद हुए थे और चीन के 38 सैनिक इसमें मारे गए थे। और फिर साल 2022 तवांग में जहां पर भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की गई, भारत के 6 जवान घायल हुए हैं और चीन को काफी नुकसान पहुंचा है। जाहिर बात है कि चीन शुरू से ही जमीन के लिए लालची रहा है। चीन की 43% जमीन दूसरों से हथियाई हुई है और इसीलिए चीन की नीति को विस्तारवादी नीति कहा जाता है। उसने 5 देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन को हड़प लिया है। वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सी सीमा लगती है?
सबसे पहले पूर्वी तुर्किस्तान की बात करेंगे, जिसकी आबादी है 2.21 करोड़ और इसका जो एरिया है वो है 16.60 लाख वर्ग किलोमीटर का, जिसको हथियाया चीन ने। तिब्बत की आबादी 31.80 लाख, एरिया इसका है 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर का। इनर मंगोलिया आबादी 2.47 करोड़ और इसका इलाका है 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर का। यही है चीन की विस्तारवादी नीति, हड़पो और राज करो। हांगकांग में आबादी है 75 लाख, इसका इलाका 1.04 हजार वर्ग किलोमीटर का। और मकाऊ में रहवासियों की संख्या आबादी 6.96 लाख और इसका जो एरिया है वो है 115 वर्ग किलोमीटर का। यही हरकत चीन की तरफ से बार बार की जाती रही है। भारत के साथ भी इसी कोशिश के मद्देनजर चीन LAC पर विवाद को बरकरार रखता है। तो एक तरफ जहां पर चीन तवांग में घुसपैठ का इरादा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान के साथ युद्ध जैसे हालात बना रहा है। ताइवान ने आशंका जताई है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है, जिसके लिए वो बहाना ढूंढ रहा है। 24 घंटे में चीन के 18 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। बेलगाम चीन ने दुनिया भर की नाक में दम करके रखा है। अपनी सड़ी हुई विस्तारवादी सोच से कई फ्रंट पर टेंशन पैदा करता रहता है। चीन वो पड़ोसी है जिससे उसका हर पड़ोसी परेशान है। 14 देशों से चीन की सीमा लगती है और हर सीमा पर उसका पंगा है। चीन एक तरफ तवांग में घुसपैठ की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ ताइवान को डराता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 24 घंटे में चीन के 21 विमानों ने ताइवान की वायु सीमा में प्रवेश किया, जिसमें से 18 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट H-6 शामिल थे, जो चीन का सबसे लंबी दूरी तक बम वर्षा करने वाले विमान हैं। एक दिन में 5 से ज्यादा H-5 बॉम्बर ताइवान की सीमा में भेजने की घटना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन चीन ने वो भी दुस्साहस कर दिया। चीन की इस हरकत के बाद ताइवान ने आशंका जताई है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है, जिसके लिए चीन बहाने ढूंढ रहा है। ताइवान को लेकर चीन की जोर आजमाइश किसी से छिपी नहीं है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन बौखलाया हुआ है और उसने ताइवान में घुसपैठ की हरकतें बढ़ा दी हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2020 के बाद से ताइवान में चीन की घुसपैठ करीब 5 गुना तक बढ़ चुकी है। और आइए बुलेटिन में बात इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर एससी कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। जी, राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश, पटना हाईकोर्ट के सीजे संजय करोल को भी जज बनाने की सिफारिश और मणिपुर हाईकोर्ट के सीजे PV संजय को भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की। वरिष्ठ जज एहसानुद्दीन अमानुल्लाह को भी जज बनाने की सिफारिश की है। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, वरिष्ठ जज मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं मनोज मिश्रा। एससी कॉलेजियम की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, जरा तफसील से बताएं, केंद्र सरकार को सिफारिश क्या भेजी गई एससी कॉलेजियम की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आज कॉलेजियम की बैठक हुई थी शाम को और शाम में ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बैठक को लेकर 8 नामों को लेकर सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है, जिसमें से 5 जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जो जज है बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिसमें सबसे अहम नाम जो है राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं। राजस्थान इसके अलावा पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल हैं। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PV संजय कुमार हैं। इसके अलावा 2 वरिष्ठ जज जो हैं पटना हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो 28 है, क्योंकि कुल संख्या 34 होती है। इसमें इन 5 नामों के आने के बाद करीब करीब सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है जजों की वो करीब करीब पूरी हो जाएगी। करीब करीब 33 जज की संख्या हो जाएगी। हालांकि एक जजों की संख्या अभी भी रिक्त रहेगी, लेकिन अहम नाम जो है आज कॉलेजियम की बैठक हुई थी शाम को, उन नामों में इन 5 नामों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय की सिफारिश को अप्रूव करने के बाद बाकायदा राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उसके बाद नियुक्ति का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। इसके अलावा
हाईकोर्ट के अलग अलग 3 हाईकोर्ट के जज को चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश भी केंद्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेज दी है। तो ऐसे 8 नामों को अलग अलग जो जज बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेज दी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित पूरी जानकारी के लिए। संसद पर हमले की आज 21वीं बरसी है। आज ही के दिन संसद पर हमला हुआ था जिसमें आतंकी अफजल गुरु का हाथ था। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम सदस्यों ने शहीद जवानों को आज के इस मौके पर याद किया। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी है। आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला किया था। संसद भवन के हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेताओं ने संसद परिसर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही शहीद जवानों को याद किया गया। 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संसद पर हुए हमले के 21 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी इस कायराना आतंकवादी हमले की यादें भारतीयों के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। 21 साल पहले आज ही के दिन हुए इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान शामिल थे। वहीं हमला करने वाले सभी 5 आतंकी भी मारे गए थे। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इशारों में 2025 का सीएम फेस बता दिया, जिसके बाद सियासी गलियारे में तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। चर्चा यह है कि यह नीतीश कुमार की रणनीति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने में माहिर हैं। भले ही वो बीजेपी के साथ रहे हों या आरजेडी के साथ, हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे। नीतीश कुमार ने गठबंधन के साथी को कभी भी सीएम बनने का मौका नहीं दिया, लेकिन इस बार लालू यादव के बेटे तेजस्वी को 2025 में सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। आगे काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमरा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को 2025 के लिए सीएम चेहरा घोषित कर बड़ा दांव चला है। जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें पता है कि इसके पीछे कई कारण हैं। पहला ये है कि नीतीश कुमार खुद को 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से पीएम का दावेदार बताने में जुटे हुए हैं। उसके लिए उन्हें पहले से ही माहौल बनाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो 2025 में एंटी इनकम्बेंसी भी झेलनी पड़ेगी। अगर वो मौजूदा गठबंधन के साथ तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और हार गए तो भी उन्हें कोई दोषी नहीं बता पाएगा। ये तो बात हुई नीतीश कुमार की, लेकिन तेजस्वी अपना नाम 2025 के लिए सुनकर खूब गदगद हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हमारे अभिभावक हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आगे की बात पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ करेंगे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को 2025 का सीएम फेस बताकर अभी बिहार ही नहीं देश के सभी दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये घोषणा नीतीश कुमार ने किस रणनीति का आधार पर की है, ये तो वही जाने। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और वो अब खुद को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो एक तरफ सियासी उत्तराधिकारी की चर्चा है, तो दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां भांजी गई। बिहार की नीतीश सरकार से जब इन छात्रों ने नौकरी की मांग की, तब बदले में इन्हें लाठियां मिली। बिहार में सत्र शुरू हो चुका है। जब ये छात्र अपनी मांग को लेकर विधानसभा घेराव के लिए निकले, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। ये संग्राम की तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं।
प्रदर्शन नीतीश सरकार के खिलाफ है और प्रदर्शन करने वाले कोई आतंकी नहीं बल्कि भारत के भविष्य हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस इन छात्रों को लाठी से पीट रही है, प्रदर्शन करने वालों को खदेड़ा जा रहा है। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी भी आपको समझा देते हैं। प्रदर्शन करने वाले बीटेट के छात्र हैं। अभ्यर्थियों की शिकायत है कि बीते 3.5 साल शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। लगातार 4 महीनों से आंदोलन चल रहा है। कभी जुलाई में कर देंगे, कभी अगस्त में बोल देंगे, कभी आ जाएगी। अब आपको नियमावली दिसंबर से पहले आने वाली है, यही लगा हुआ है। अभ्यर्थियों ने सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तो वही पुरानी है, मगर मंत्री के बदलते ही सरकार का रवैया भी बदल चुका है। हम सरकार से सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि वो लाठी डंडे खाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे, उन्हें एक अदद नौकरी की जरूरत है। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहा के रास्ते विधानसभा घेराव के लिए निकले। पहले अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की गई, जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज कर दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पिछले 38 दिनों से गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, मगर सरकार के 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं करने पर शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव करने निकले थे। ये कोई पहली दफा नहीं है जब नौकरी मांगने पर लाठी मिली हो। 3 महीने पहले भी पुलिस ने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था। उस दौरान पटना के एडीएम के सिंह ने खुद सड़कों पर तिरंगा लिए उतरे शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज किया था। इसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए थे। इसका संज्ञान लेते हुए पटना प्रशासन ने जांच के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया था। मध्य प्रदेश में लगता है कि कांग्रेसी नेता ने बदजुबानी का ठेका ले लिया है। राजा पटेरिया का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ जब कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दे दिया। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से लगे हुए गोंडे गांव में बाघ के हमले से एक किसान की मौत और 3 के घायल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया और विवादित बयान दे दिया। इतना ही नहीं, टाइगर रिजर्व के अफसरों को भी जमकर भला बुरा कहा। सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने नेताओं को अमर्यादित बयान देने का जिम्मा दे दिया है? नहीं, ये चौथी घटना में शिवराज सिंह से आपसे कह रहा हूं मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो, सीसीएफ को तब समझ। किसान की अगर औलाद है, बोलते हो ना कि मैं किसान का औलाद हूँ, किसान का औलाद हूँ। अगर किसान का असली औलाद है तो आज किसानों की सुरक्षा कर। नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटों को वो करने की जरूरत नहीं है, इनको सुधारो। क्योंकि हमको क्या है, अब हमको जड़ पे वार करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे कर्मचारियों से हमको कोई मतलब नहीं उठता। इन हरामखोरों के इनके चेहरों को देखो जरा। सरकार कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है और इसके लिए सरकार मौजूदा शीतकालीन सत्र में विधेयक ला सकती है। कश्मीरी पंडितों की विधानसभा में होगी डायरेक्ट एंट्री। मनोनीत सीटें देने वाला विधेयक ला सकती है सरकार। पहाड़ी, पादरी, कोली और गड़ा ब्राह्मण को मिलेगा एसटी दर्जा। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार सरकार जम्मू कश्मीर से जुड़ा विधेयक भी पेश कर सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी चल रही है। सरकार कश्मीरी पंडितों को 2 मनोनीत सीटें देने वाला विधेयक संसद के इसी शीतकालीन सत्र में ला सकती है। पहाड़ी, पादरी, कोली और गड़ा ब्राह्मण जैसे समुदायों को भी आदिवासी दर्जा दिलाने वाला विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है। वाल्मीकि समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। कानून, गृह, आदिवासी मामलों, सामाजिक न्याय मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य अब अन्य पिछड़ी जाति का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन SC/ST के लिए संसद के समक्ष एक कानून पेश करना होगा। ये कानून परिसीमन आयोग की सिफारिशों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों पर न्यायमूर्ति GD शर्मा समिति की अंतरिम रिपोर्ट के बाद आया है। आतंकवादियों के डर से घाटी छोड़ रहे कश्मीरी पंडितों को इस विधेयक से सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। अगले साल की पहली छमाही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। ऐसे में ये बिल कश्मीरी पंडितों के मन में भरोसा जगाने का काम कर सकता है। फिलहाल जून 2018 से
वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। जून 2018 में बीजेपी के गठबंधन सहयोगी पीडीपी से समर्थन वापस लेने के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। राज्य को दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन के तहत लाया गया था और 2019 में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इस विधेयक की चर्चा के बाद से गुर्जरों और बकरवालों को इस बात की आशंका सताने लगी है कि इससे उनका कोटा कम न हो जाए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के अपने दौरे पर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा था कि उनका कोटा कम नहीं किया जाएगा। हिमाचल की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने कर्नाटक में पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। कर्नाटक में पार्टी की मजबूती को देखते हुए कांग्रेस ने व्यापक आंदोलन के साथ ही 75 दिन का एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया। गुजरात से सबक लेते हुए कांग्रेस अब कोई चूक नहीं करना चाहती। अगले साल होने वाले कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से भिड़ने के लिए ताल ठोक दी है। हिमाचल की जीत कांग्रेस के सियासी मनोबल के लिए जहां टॉनिक का काम कर रही है, वहीं गुजरात की हार लचर चुनावी रणनीति को लेकर गंभीर अलर्ट भी है। कर्नाटक में कांग्रेस संगठन का ढांचा और नेतृत्व दोनों मजबूत है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व का मानना है कि कारगर रणनीति चुनाव में पार्टी को सफलता दिला सकती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी की मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 30 दिसंबर से 75 दिनों के व्यापक आंदोलन चलाने की घोषणा की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के असर को देखते हुए पार्टी ने इसी तर्ज पर 50 दिनों में कर्नाटक के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस यात्रा में कांग्रेस बीजेपी की बोम्मई सरकार को चुनाव में उखाड़ फेंकने का संकल्प जाहिर करेगी। कर्नाटक चुनाव में जोर शोर से जुटने के इस इरादे के साथ ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए नेता विपक्ष सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच किसी तरह के टकराव की बात को भी खारिज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में कर्नाटक के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले 15 दिनों में कर्नाटक के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों के अलावा जिला और प्रांत स्तर के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें कर चुनाव को लेकर चर्चा की है। इन चर्चाओं के बाद ही कर्नाटक में पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने बीजापुर में 30 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने का फैसला किया है। 2 दिसंबर को महादेई नदी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के सौतेले रुख के खिलाफ हुबली में सभा होगी। पार्टी 8 जनवरी को चित्रदुर्ग में SC/ST रैली कर भविष्य का रोड मैप देगी। कांग्रेस पिछड़े वर्ग के लिए भी एक बड़ा सम्मेलन करेगी। जाहिर है कांग्रेस नेतृत्व जीत से उत्साहित है और कर्नाटक चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी के लिए जाट नेता हनुमान बेनीवाल बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि जाट वोटों में उनका काफी असर है। 2019 के आम चुनाव में राजस्थान में जब जाट नेता हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी ज्वाइन की तो बीजेपी में जाट वोटों को लेकर माने खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसका फायदा बीजेपी को हुआ भी। बीजेपी को राजस्थान से कांग्रेस की तुलना में ज्यादा सीटें मिली ही। हनुमान बेनीवाल भी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नागौर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बन गए। लेकिन बेनीवाल का बीजेपी से ये रिश्ता काफी दिनों तक नहीं चल सका और किसान आंदोलन के मुद्दे पर वो बीजेपी से जुदा हो गए। इसके बाद से बीजेपी को जाट वोटों की चिंता सताने लगी है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी को हनुमान बेनीवाल की चिंता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा उपचुनावों में बेनीवाल की वजह से बीजेपी को काफी झटका लगता रहा है। बेनीवाल की वजह से कांग्रेस विरोधी वोट बंट जाते हैं और कांग्रेस की जीत की राह आसान हो जाती है। बेनीवाल का जाट समुदाय में दबदबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जाट समुदाय का सपना है कि कोई उनके समुदाय से सीएम की कुर्सी पर बैठे। हमें बीजेपी को हनुमान बेनीवाल को या तो पटाना होगा या उनकी ऐसी काट ढूंढनी होगी जो बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में जाट वोटों का साथ दिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अरावली के वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर एनजीटी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 9 साल से ज्यादा समय तक केस चला और इस दौरान 71 सुनवाइयां, और अब जाकर अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश जारी हुआ है। अरावली वन क्षेत्र में दशकों से धड़ल्ले से अवैध कब्जा कर आलीशान निर्माण किए गए हैं,
जिन्हें अब एनजीटी ने हटाने के निर्देश दिए हैं। 9 साल तक चली इस लड़ाई में 71 सुनवाइयां हुई, जिसके बाद एनजीटी ने हरियाणा और राजस्थान सरकार को एक निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अरावली की संरक्षित भूमि से सभी अवैध निर्माण हटाए जाएं और जब तक अवैध निर्माण न हट जाए तब तक समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। अरावली का वन क्षेत्र हरियाणा के 3 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और राजस्थान के अलवर तक फैला है, जहां पर खूब अवैध कब्जे हुए और बड़े बड़े फार्म हाउस भी बनाए गए। एनजीटी ने 12 दिसंबर 2013 को सोनिया घोष की याचिका स्वीकार की थी, जिसके बाद से लगातार सुनवाई हो रही है। समय समय पर इस संबंध में कई निर्देश भी दिए गए। हरियाणा और राजस्थान दोनों सरकारों को अवैध निर्माण हटाना होगा। वन विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में अरावली की वन भूमि पर कम से कम 500 फार्म हाउस अवैध रूप से बनाए गए हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के संत प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे महोत्सव में दुनिया भर के करीब 60 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। स्वामीनारायण संप्रदाय के संत प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव को मनाने के लिए अहमदाबाद पूरी तरह तैयार है। अहमदाबाद के एसपी रिंग रोड पर बना स्वामीनारायण नगर 600 एकड़ में फैला है। इस परिसर में अलग अलग गार्डन, हॉल, फूड कोर्ट और बाल नगरी बनाई गई है। ग्लो गार्डन, जहां शाम होते ही तरह तरह की लाइट्स जगमगाएंगी। बाल नगरी में बच्चों को वेद उपनिषद का ज्ञान दिया जाएगा, जिसके लिए 3 हॉल बनाए गए हैं। इसके अलावा ओपन थिएटर, प्रेमवती फूड कोर्ट जैसी सुविधा भी होगी। स्वामीनारायण नगर में प्रमुख स्वामी महाराज की 30 फीट ऊंची प्रतिमा सुशोभित होगी। स्वामीनारायण संप्रदाय के संत प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव के लिए करीब 6 महीने से तैयारी की जा रही है। पूरे नगर को बसाने में कई इंजीनियर और अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों ने अपनी सेवाएं दी हैं। स्वामीनारायण नगर में अपनी सेवाएं देने के लिए देश विदेश से लोग अपनी नौकरी छोड़कर बिना कोई सैलरी लिए दिन रात जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर की शाम को स्वामीनारायण नगर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक यहां करीब 60 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान करीब 80,000 से ज्यादा स्वयंसेवक अपनी सेवाएं देंगे। स्वामीनारायण नगर में प्रवेश के लिए 7 द्वार बनाए गए हैं। हर द्वार के पास मुफ्त पार्किंग की सुविधा है। इस भव्य नगर को बसाने में जो भी खर्च हुआ है वो प्रमुख स्वामी के शिष्यों ने दिया है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का ब्रिटेन ने समर्थन किया है। ऋषि सुनक की सरकार बनने के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने विदेश नीति को लेकर अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये बात कही। ब्रिटेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को समर्थन दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने ऋषि सुनक की सरकार बनने के बाद पहली बार विदेश नीति को लेकर अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को नए स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में ब्राजील, जापान, जर्मनी और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। इसके अलावा जेम्स क्लेवर्ली ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट रूप से युद्ध विरोधी संदेश देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के साथ काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी भारत की तारीफ करते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग दोहराई थी। 15 देशों की परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का भारत को समर्थन मिला हुआ है। स्थायी सदस्यों में सिर्फ चीन ही है जो भारत की दावेदारी का समर्थन नहीं करता है। और अब बात न्यूजीलैंड की, जो दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां पर अगली पीढ़ी के धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संसद में पास होने के बाद बिल अब कानून बनने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान को समाप्त करने और देश को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों को तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी है। ऐसा करके आने वाली पीढ़ी के धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड में अब कानूनी रूप से सिगरेट बेचने वाली दुकानों की संख्या 6000 से घटाकर 600 कर दी जाएगी।
कानून ने अपना अंतिम पड़ाव पार कर लिया है और 2023 से प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनने का प्रयास कर रहा है। एसोसिएट हेल्थ मिनिस्टर आयशा विराल ने कहा, हजारों लोग लंबे वक्त तक जीवित रहेंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे। धूम्रपान की वजह से होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर, दिल के दौरे, स्ट्रोक के इलाज की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा होने पर इन बीमारियों पर खर्च होने वाला पैसा स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर बनाने में खर्च किया जाएगा। न्यूजीलैंड में धूम्रपान को महंगा किया जाएगा, साथ ही ऐसी व्यवस्था होगी कि ये आसानी से उपलब्ध ना हो। तंबाकू उत्पादों में निकोटीन की कानूनी मात्रा को कम करना और कोने की दुकानों और सुपरमार्केट की बजाय कुछ विशेष दुकानों के जरिए ही इसे बेचा जाएगा। लोगों की पहुंच से दूर होने पर भी धूम्रपान कम होगा।